सभी दोस्तों को मेरा सलाम। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं मेरा विशेष प्रोग्राम। और ये विशेष प्रोग्राम मैं आज मोदी जी के लिए बना रहा हूँ। मोदी जी ने मेरे ख्याल से शायद वो अपना रास्ता भटक गए हैं, भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं, या फिर वो क्या चाहते हैं शायद ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो शायद खुद पर भी अपनी बातों पर कंफ्यूज हो गए हैं, अपना रास्ता भटक गए हैं, और इन सब के पीछे असल कहानी क्या है इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बिल्कुल मैं वजह बताने की कोशिश करूंगा कि असल कहानी क्या है, ये इतने भयभीत क्यों हैं और ये डर क्यों गए हैं। मगर इससे पहले मैं इनके उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो इस वक्त ये बड़े चर्चा में ला रहे हैं, मंगलसूत्र और सोना। मंगलसूत्र और सोने पर मैं आपको जवाब देने से पहले एक बात और भी आपको बता दूं कि सेम पित्रोदा ने जिस तरीके से एक कोई बात कही होगी उसको कांग्रेस की यहाँ जोड़ के जिस तरह हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है, असल में ये भी क्या होता है इस पर भी थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि मेरे ख्याल से अब मोदी जी या मोदी जी के अपने कैंप के पास न शब्द हैं, न थॉट है, न विचार। इसीलिए शायद वो चुनाव को किसी न किसी तरह से उस जगह ले जाना चाहते हैं जहां से मुश्किल से भारत लौट के वापस आया है। कहां से वापस आया है मोदी जी? आज आप जिस देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हो, जिन बहनों को ये माताओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मंगलसूत्र खतरे में है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि आपको इतिहास पता नहीं है, आप जानते भी नहीं है कि भारत क्या है। आपने सिर्फ एक मौका आपको मिला, उस मौके को आपने चुक लिया और उसके बाद उसको जितना मसला कुचला जा सकता था अपने तरीके से अपनी सत्ता के लिए कुचल दिया। क्योंकि आपको ये बात सुननी पड़ेगी अगर आप सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहनों के जो है मंगलसूत्र खतरे में है, सोना खतरे में है। कौन सी कांग्रेस जो है सोना खतरे में ला रही है? मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, मगर आपको जवाब देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शायद उसके बाद आप जवाब लेने के लायक भी नहीं बचेंगे। जनता आपको समझ चुकी है। अब आप सुनिए आपने क्या कहा है। मुसलमानों को सोना बांट देंगे, मुसलमानों को संपत्ति बांट देंगे, मुसलमानों की वजह से मंगलसूत्र खतरे में है। कौन है मुसलमान? 1962 में जब इस देश हमारे देश की लड़ाई चीन के साथ होती है और जब वो चीन के साथ हमारी बहनों के, हमारी माताओं के सुहाग जो है अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, तो उनके मंगलसूत्र की लाज रखने के लिए आपको पता है सोना कहां से आता है? क्योंकि हमारी शहादतें हुई, हमारे जवान गए। हम चीन से हमारे साथ क्या हुआ शायद ये आपको एहसास भी नहीं होगा, मगर वो हार हम भूले नहीं हैं। और जिस दिन मौका मिलेगा फिर देखेंगे कि कर रहा क्या है और वो हम करेंगे। तुम कर सकते तो 10 साल का तुम्हें मौका दिया गया था। लाल आंख, काली पूंछ, टेढ़े पांव, ये सब ड्रामे आप कर चुके हैं। ये ड्रामे लोग समझ चुके हैं। आप क्या डरा रहे हैं इनको? जब देश को जरूरत होती है तो ये बहनें, ये माताएं आगे आई और अपने कानों से बालियां निकाली, अपने हाथों की चूड़ियां निकाली, अपने पाँव की पाजेब निकाली और इस देश की ज़रूरत के लिए इन्होंने दान कर दी। अब मुसलमान आ जाना, वो दान मुसलमानों के नहीं था। 5 टन सोना, यानी ये तमाम सोने से ज़्यादा सोना अकेले एक मुसलमान निज़ाम हैदराबाद ने इस देश के उस वक्त सरकार को दिया, दान दिया। और दान नहीं दिया, मदद की, कोई फ़र्ज उस बड़े फ़ख्र के साथ किया कि मेरे देश को ज़रूरत है, ये सोना हमारे ख़जानों में क्या करेगा। और 5 टन सोना निकाल कर उस मुसलमान ने इस देश की रक्षा के लिए वो हवाले कर दिया, जिस तरह हमारी माँओं बहनों ने। मगर हम आज भी अपनी माताओं और बहनों के वो देश के लिए दान किए गए सोने और चांदी के छोटे छोटे टुकड़े दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर और सबसे बड़ी कुर्बानी और शहादत मानते हैं। आप इनको डरा रहे हो? क्या भारत की माताएं बहनें इतनी कमज़ोर हैं कि वो अपने सोने और चांदी के डर से जो है तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे? क्या बोल रहे हो आप? उस वक्त यही माताएं बहनें जिन्हें डरा रहे हो, इन्होंने दान किया था। वो मुसलमान जिसने 5 टन सोना दिया था, तुम्हारी हैसियत है? तुम्हारे लोग कितने लेकर भागे हैं सोना और इस देश का पैसा जानते हो? और आज क्या कह रहे हो सेम पित्रोदा पे?
एक तरफ तुम दुनिया को राष्ट्रभक्ति सिखाते हो, अपने आप को साधु बताते हो, संत बताते हो और क्या क्या न जाने बताने की कोशिश आप कर रहे हो। दूसरी तरफ जब राष्ट्र के नाम कुछ दान करने की बात आती है तो तुम इसी देश की जनता को डराने लगते हो। तुम देश, अरे भाई तुम देश के नाम अपनी संपत्ति नहीं लिख सकते, देश को आप कुछ नहीं दे सकते। अरे तुम देश के साथ हो कि देश के विरुद्ध हो? तुम पूंजीपतियों के साथ हो, पूंजीपतियों को सारा देश देना चाहते हो या फिर इस देश के लिए भी कुछ रखना चाहते हो? सच बोलो इस देश की जनता से। या तुम भटक गए हो, या तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो, अपने रास्ता भटक चुके हो। अगर कोई देशवासी अपनी खुशी से अपने देश के नाम कोई संपत्ति करता है तो ये फक्र की बात होनी चाहिए। तुम इसे डर बता रहे हो, भय बता रहे हो, क्या बात होगी? अभी तो तुम देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले थे। अब देश में कहीं तुमको सोने का खतरा हो गया, कहीं जमीन का खतरा हो गया, कहीं मकानों का खतरा हो गया। कैसी कैसी बातों से इस देश के नागरिकों को डराने लगे। किस हिंदू मुस्लिम का भय पैदा कर रहे हो? अब वो खत्म हो चुका है, ये देश की जनता समझ चुकी है। इनको याद आने लगा है वो सब बातें, और आ जाएंगी और समझा लेंगे, हम भी समझा लेंगे। आप जानते हैं हमारे आज भी मंदिरों में बजने वाले वो भजन, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, हे राम, जो सब मतलब बहुत मशहूर जो है भगवान, मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है उसको, शकील बदायूनी ने लिखा है, शहर लुधियानवी साहब ने मन तड़पत लिखा है, जावेद अख्तर ने लिखा है, निसार अख्तर साहब ने लिखा है। कितने 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो, ये सब मुसलमान थे जिन्होंने राम, शाहिर साहब का वो भी भजन याद कर लिएगा जो शुरू ही होता है राम के नाम से। आज भी मंदिरों में बज रहे हैं। यहाँ हमें राम के नाम से खतरा है, हमें राम के नाम से नफरत है। यहाँ हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के मजहब से तकलीफ है। आप लोगों ने सत्ता के लिए इस देश को जो है पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। आपके जो बेचारे अभी भटके हुए हैं, मैं आज उन पे भी गुस्सा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उनको आपने एक आधा सच दिखाया है और बहका के सत्ता के लिए यूज़ कर लिया है। विकसित शब्द का मतलब जानते हो? अगर पढ़े लिखे हो तो जानते होंगे, अगर नहीं हो तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि विकसित किसे कहते हैं? विकसित यानी जो संपूर्ण विकसित हो चुका हो, विकास की गुंजाइश ही ना बची हो। और विकसित कब होता है? जब 100% विकास हो चुका हो, उसी को विकसित कहते हैं। आप कहते हैं कि 30%, 40% को आप जो है डुबा देंगे और 60 या 50% को झूठ बोल रहे हैं, जबकि आपको 3% के लिए सब काम करना है। यही तो तकलीफ है सारी की सारी। आप क्रोनिक कैपिटलिज्म को इस देश में लाके, इस देश के रेलवे और तमाम चीज़ों के ऊपर जहां लिखा होता है उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे, भारतीय रेलवे, वहां पर लिखा हुआ है अडानी रेलवे। इस देश की संपत्ति, इस देश के लोगों की आम संपत्ति, जिन्हें फक्र होता था ये हमारी रेलवे है, रेलवे कहता था ये आपकी रेलवे से नुकसान ना पहुंचाए, आज वो अडानी की रेलवे है, पुलिस वाला रोक देता है, तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि अब तुम इसके मालिक नहीं, एक आदमी इसका मालिक है। दुनिया की मतलब देश की संपत्ति 2 लोगों के, 4 लोगों के झोली में डालते हुए जा रहे हो और देश को कह रहे हो तुम्हारा माल तो जो है लूट के फला पार्टी या ये पार्टी वो पार्टी किसी और को दे देगी। क्या बातें कर रहे हो? किस दुनिया में भटक गए हो? किनको भटका रहे हो आप? हम वो हैं, वो भारतवासी हैं, यहां सदियों से हम मिलकर रहे हैं और सदियों मिलकर रहेंगे, और हम सब मिलकर इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं, बनाएंगे। सत्ताएं आती हैं जाती हैं, हमें कोई लेना देना नहीं कांग्रेस से, हमें कोई दुश्मनी नहीं बीजेपी से, हमें किसी से भी ना कोई खास दोस्ती है ना दुश्मनी है। 5 साल के लिए सत्ता में कोई भी आएगा, अपना इम्तिहान देगा, कार्ड दिखाएगा और चला जाएगा। मगर इस देश की जनता को आपने एक ऐसा सबक सिखाया है कि अब इनको अलर्ट रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या बातें कर रहे हैं आप?
मुसलमानों को जो सोना बांट दिया जाएगा, ज़मीन बांट दिया जाएगा। आखिरी तो मैं समझाना चाहता हूँ ये बात, और कान खोल के सुने। सीलिंग एक्ट में, जिस वक्त सीलिंग एक्ट लाया गया था तो बिहार, उत्तर प्रदेश और ये बंगाल, इन तमाम इलाकों में तमाम बड़ी बड़ी मिल्कियतों के मालिक हम मुसलमान होते थे, जिनके 7 गाँव, 10 गाँव, 12 गाँव, 20 गाँव। और सीलिंग एक्ट लाए कौन थे? चौधरी चरण सिंह। वो तमाम ज़मीनें बांटकर जो है किसानों को दे दी गई। वो उसमें जाट भाई भी थे, दूसरे भाई भी थे, तमाम जो लोग जिसे बो रहा था, जिसमें देश का माल था, जिनका अधिकार होना चाहिए था, जो उस पर बोते खाते थे, उनका अधिकार होना चाहिए था। हमने खुशी खुशी दी है। आज तक कोई शिकवा सुना है? नहीं सुना ना। वो ज़मीनें आज भी हमारे भाई बो रहे हैं। जाट हमारे सगे भाई हैं। हमें कोई शिकायत नहीं चौधरी चरण सिंह से, हमें कोई शिकायत नहीं अजीत सिंह से, हमें आज भी शिकायत नहीं है अजीत सिंह के उस बेटे से जो अब तुम्हारे साथ जो है तुम्हारे लिए वोट मांग रहा है। हमें शिकायत नहीं है। उन्हीं के दादा हुजूर ने देश की संपत्ति जो वाकई यूज में नहीं थी और एक एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, उनका बंटवारा किसान भाइयों में कर दिया। हम स्वागत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाई मानते हैं और आज भी चलते हैं। कभी सुनी किसी मुसलमान के मुंह से कि मेरी ज़मीन थी, उसको दे दी, इसको दे दी, उसको दे दी, फला दे दी? नहीं सुना ना। देश क्या होता है समझिए, देश की जनता क्या होती है उसको समझिए। सिर्फ सत्ता की गद्दी को मत समझिए, सत्ता की गद्दी के लिए इस देश को मत बांटिए। असल में भय इस बात का है कि कभी सत्ता से बाहर नहीं रहे हैं और अब जब बहुत सी चीज़ें खुल के आ रही हैं, जैसे बॉन्ड आ रहा है, उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या खुल के आने वाला है। आपको डर इस बात का है कि अगर सत्ता आपके हाथ से खिसक गई तो आपका अंजाम क्या होगा और क्या क्या खुल के आएगा। इसलिए आपकी ज़बान लड़खड़ा रही है। आप परवाह नहीं कर रहे हैं नैतिकता की, आप परवाह नहीं कर रहे हैं कि आपने कितने बातें कही थी, इधर कुछ कहा, उधर कुछ कहा, और आप सीधे सीधे आखिरी पेज पर उतर आए। ये देश अब हिंदू मुस्लिम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको जहां के लिए तैयारी करनी है वो तैयारी करिए। जय हिंद भाइयों।